अथाह समंदर पहुंचा जो जहाज, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज। नवाजा था माँ बाप ने भी दुआ से, कह कुछ न पाया वो बच्चों की माँ से। रवाना हुआ बेड़ियों में बंधा था, ना जाने क्या मुकद्दर में उसके लिखा था। बसाने चला अंडमा का वीराना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। हमारे 4 धाम माने जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में 5वां धाम कोई है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल है, जहां पर आज भी उनके चित्र लगे हुए हैं। 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, यंग, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश आजाद कराने के लिए। आज उनके परिवार शायद पता भी नहीं, जानते भी नहीं है कौन था परिवार उनका, कहाँ है। आप जाइए, हजारों की संख्या में फोटो लगे हुए हैं। इनको कब फांसी दी गई, इनको कब उम्र कैद की सजा हुई, कब इनका शरीर जेल के अंदर में ही खत्म हो गया। जब घंटा बजता था तो लगता था कि फिर आज 7-8 लोगों को फांसी दी जा रही है। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। यहाँ की धरती के कण कण से सुनाई पड़ती है गाथा बलिदानी। वीर सावरकर की ये पंक्तियां हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। सनातन धर्म की बात करें तो 4 धामों की मान्यता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम। लेकिन अगर 5वें हम धाम की बात कर लें तो आजादी के इतिहास को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर इस सेलुलर जेल को हम 5वां धाम कह सकते हैं। और आज इसी सेलुलर जेल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उसमें भारत का इतिहास शामिल होता है। और भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अपने आप में प्रमुखता से लिया जाता है। और जब भी भारत की आने वाली पीढ़ी भारत को लेकर गौरव का कहीं ना कहीं आभास करेगी, अनुभव करना चाहेगी, तो वो यहाँ से प्रेरणा जरूर लेगी। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बताएंगे इस सेलुलर जेल के बारे में। तो चलिए चलते हैं कि कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना, 57 की जंग में फिरंगी खिलाफ, बुलंद जब किया था सभी ने आवाज। आज़ादी गुनाह है बताया गया था, और हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। सजा कुछ ने पाई समंदर के पार, समीरामीज में फिर होके वो सवार। समीरामीज में फिर होके वो सवार, वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। सेलुलर जेल का जब हम जिक्र करते हैं तो इस जेल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो इसकी वास्तुकला, इसकी संरचना। क्योंकि ये 7 पंख बने हुए हैं इसके, और उस 7 पंखों में जो काल कोठरियां बनाई गई हैं। 1896 से इसका निर्माण कार्य शुरू होता है, 1906 तक चलता है। और उस समय के रुपए के लागत के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 5,17,000 रुपए इसके निर्माण कार्य में खर्च हुआ था। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इस सबको जानना बहुत जरूरी है। बहुत विशालकाय इमारत है। इसको 3 मंजिल में बनाया गया था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। और इसको बनाया भी ऐसा गया था कि अगर एक बंदी अगर सेंट्रल टावर में एक सुपरवाइजर या पेटी ऑफिशियल, जो पुराने जो बंदी होते थे, जो क्रिमिनल कन्विक्ट होते थे, तो उनको यहाँ पर सुपरवाइजरी स्टाफ अपॉइंट करते थे। तो ऐसे लोगों को वो टिंडाल, जमादार, वार्डर्स ऐसे कामों में लगाते थे। और अगर इसी तरह कोई सुपरवाइजरी स्टाफ अगर जेल के सेंट्रल टावर में खड़ा है तो वो अपने उस वेंटेज पोजीशन से वो 7 ब्लॉक्स में और 3 फ्लोर पे वो नज़र रख सकता था। उन्होंने बनाई ऐसी बात थी। तब जाकर ये 1905 और 6 के बीच में ये बनके पूरी तरह से तैयार हुआ। बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई लेबर बाहर से नहीं लेकर आए। ये जो हमारे जो थे लोग,
हमारे जो लोग थे, हमारे देशभक्त जो थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ना सिर्फ ये जेल अपने लिए तैयार की, खुद के लिए तैयार की, बल्कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग जो उनके पदचिन्हों पर चलकर आने वाले थे, देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये तैयार की। जब आप सेलुलर जेल घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो ये एक जगह है जहां पर वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला जो है उसको यहाँ पे एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया। दरअसल साफ तौर पर लिखा भी है यहाँ पर कि सेलुलर जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि के लिए हर 2 ब्लॉक के बीच एक कार्यशाला का निर्माण किया गया था। और इन कार्यशालाओं में ये सभी काम निर्दयी, अत्याचारी और जेल के छोटे कर्मचारियों के देखरेख में करवाए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक, जैसे प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था, और यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कठोर और भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। ज़बां पर शिकायत न कोई गिला था, वतन पे था जिंदा, वतन पे मिटा था। जो लाए गए थे यहाँ सन 58, उन्हीं खुशबुओं से बना ये मधुबन। उसी ने बनाई भयानक सेलुलर, और फिर हुआ सिलसिला वो पुराना, जुल्म अत्याचार। तो फिर हुआ सिलसिला वो पुराना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। ये एक ऑयल मिल, उसके यहाँ से तेल निकालने की बात जो हो रही थी, इस तरीके से तेल निकाला जाता था या नारियल तोड़े जाते थे। ये सारे काम इन कैदियों से करवाए जाते थे। कैदी ने अगर अपने काम को नहीं कर पाया तो जरा इस चीज को, फ्लॉगिंग फ्रेम को देखिए हम, यानी कि पैरों में ये लकड़ी का तख्त, यहाँ से आप हिल नहीं सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था। तो इस तरीके से चीजें थी यहाँ पर, इस तरीके भयंकर यातनाएं यहाँ पर दी जाती थी, और वाकई ये रूह कपा देने वाली यातनाएं हुआ करती थी। ये मानवीयता नहीं थी, अमानवीयता थी, निर्दयता थी, अत्याचार था विशुद्ध रूप से। ये अब देखिए जंजीरें पड़ी हुई हैं, ये पनिशमेंट ड्रेस यानी कि बोरे के शक्ल में जो है ये कपड़ा पहनाया जाता था। गर्मियों में जब यहाँ पे बहुत गर्मी भीषण पड़ती थी तब भी ये ड्रेस पहने रहते थे। आप सोच सकते हैं कि क्या आलम रहा होगा और कितनी हद दर्जे की अमानवीयता की गई होगी। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत। आबादगी वतन के परिस्तों ने चाथम, न खुशियां थी न था कोई मातम, और नारायण था पहला शहीद अंडमा का। निरंजन, फजल हक, बहादुर या भीमा, सभी ने वतन के लिए जिंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी। न पानी तना था रहने का ठिकाना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। एक पुष्प की अंतिम इच्छा मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के कविता की ये पंक्तियां, और पुष्प की अंतिम इच्छा क्या हो सकती है। और ये पंक्तियां सहसा ही मेरे मन मस्तिष्क में इसलिए आई क्योंकि ये पथ दिव्य पथ है। इसी पथ पर चलते हुए न जाने कितने स्वाधीनता सेनानियों ने फांसी का फंदा चूम लिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी यहाँ पर आप आएंगे तो एक पल के लिए सहसा आप भी ठिठक जाएंगे, दिल की धड़कनें आपकी तेज हो जाएंगी, और सहसा आपके मन में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे उद्गार उत्पन्न होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं। वो कौन सी चीज रही होगी जिसके खातिर उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया होगा। सेलुलर जेल में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां पर फांसी से पहले कैदियों को, या जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, फांसी से पूर्व अंतिम क्रिया स्थल जो भी उनको नहलाना धुलाने का कार्य किया जाता होगा वो यहाँ पर किया जाता होगा। और जब ये अंतिम क्रिया संपन्न हो रही होती होगी तो सोचिए कि उनके मन मस्तिष्क में कैसे भाव रहे होंगे, जुबान पर क्या उद्गार रहे होंगे, किस तरीके से भारत माता की जय वो बोल रहे होंगे, उनके सपने, उनकी आंखों में क्या सपने तैर रहे होंगे आजाद भारत को लेकर। मतलब मैं स्वयं अभी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं ये बोलने से कि मैं स्वयं भावावेश में मेरा मन मस्तिष्क भी इस समय कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह सा कर रहा है।
मैं बोलने में असमर्थ अपने आप को पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो जगह है जिसको फांसी घर कहते हैं, और ये वो सीढ़ियाँ रही हैं जहाँ पर कोई कैदी को ले जाया जाता होगा, स्वाधीनता संग्राम सेनानी को ले जाया जाए होता, और वो यहाँ पर आगे जाकर अंत में फांसी घर के अंदर जाता होगा। बहुत पवित्र स्थल है, और उसकी पूरी मर्यादा, उसका सम्मान करते हुए वाकई हमें उस भाव को जिंदा रखना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या कुछ होता रहा होगा। चलते हैं अंदर। फांसी घर का जो नीचे का स्थल होता है, जहाँ पर बॉडी नीचे आ जाती है जब लीवर खींचा जाता है, तो मैं उस जगह पर आ रहा हूँ। बहुत छोटी और बहुत ही सकरी जगह है ये यहाँ पर, और ये देखिए आप, नीचे उस जगह पर हम आ गए हैं जहाँ पर बॉडी नीचे आ जाती है जब लीवर खींचा जाता है। ये ऊपर की वो जगह है, एक साथ 3 लोगों को फांसी देने की इसमें व्यवस्था की गई है। 3 आपको लोहे के ये दिख रहे होंगे तख्त टाइप के, और जब लीवर खींचा जाता है तो ये तख्ते नीचे आ जाते हैं और बॉडी यहाँ पर नीचे हवा में झूल जाती है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो मेरे मन के अंदर एक अजीब सा भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि वाकई सब कुछ खत्म हो जाता होगा, लेकिन शरीर खत्म हो गया, लेकिन जो मन का जो विश्वास होता है वो कभी खत्म नहीं होता। और वो विश्वास था कि हमारा भारत आज़ाद होगा, और ऐसा हुआ भी। तमाम लोगों कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ाद होता है, और आज हम खुली हवाओं में सांस लेते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं सेलुलर जेल के फांसी घर के नीचे की वो जगह जहाँ पर बॉडी हवा में झूल जाती थी और फिर यहाँ से बॉडी को निकाल दिया जाता था। हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, अबरडीन में कितनों को मारा गया था, और पुरी के महाराज भी आए यहाँ, और आए वहाँ भी। मणिपुर से भी पहुँचे थे सेनानी, और सितम पर सितम जब बहुत बढ़ चला था, उसी वक्त शेर अली फांसी पे चढ़ा था। बड़ी मुश्किलों से मिला आबुदाना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। ये जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर वॉच टावर देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत इतिहास संभाले हुए। दरअसल जब हम सेलुलर जेल के निर्माण और वास्तु संरचना को देखते हैं तो इस समय आप देख पा रहे हैं कॉर्नर मिल रहे हैं। दो कॉर्नर मिलने का मतलब ये है कि ऐसे यहाँ पर 7 बिल्डिंग, 7 लाइनें बनाई गई हैं, 7 ब्लॉक्स बनाए गए हुए हैं। एक जो एक 7 स्टार तरीके से इसको बनाया गया है, ऑड इवन की तरीके से बनाया गया है। कहीं पर लंबी ये इनके ब्लॉक हैं, कहीं पर थोड़े छोटे हैं, और ये 7 ब्लॉक एक कॉर्नर में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं बीच में, और उसके ऊपर ये वॉच टावर बनाया गया। उसकी कई चीजें थी, एक तो नेचुरल फेंसिंग भी है पीछे समुद्र की, और एक तरफ हिल थी तो दूसरी तरफ भी एक फेंसिंग बनती है, ये नेचुरल फेंसिंग रही। और एक ही वॉच टावर पर खड़े होकर कोई भी जो वहां पर सुरक्षाकर्मी खड़ा हुआ है वो सबके ऊपर निगाह रख सकता है, 7 विंग्स के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी है, किस तरीके से उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने दिमाग को लगाया कि भाई कम संसाधन में हम ज़्यादा लोगों पर नियंत्रण कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे अंडमान की जो सेलुलर जेल है इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ये समझने वाली बात भी है कि इसी वॉच टावर से पीछे जो एक द्वीप है जिसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है, वहाँ पर भी हम उसका जो रॉस द्वीप इसको पहले बोलते हैं, वहाँ पर भी यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। तो जब बंगाल में भी लॉर्ड कर्जन के बंगाल का डिवीज़न करने के बाद वहाँ पर भी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हुई। तो इस तरह से ये जैसे जैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गई और सेलुलर जेल के दरवाजे खुलते गए हमारे देशभक्तों के लिए, और धीरे धीरे एक नया टर्म, एक नया शब्द अंग्रेज़ों ने दिया, राजनैतिक बंदी। वो बंदी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में पाए गए, उनको अरेस्ट किया जाता रहा। तो ये सिलसिला सा चलना शुरू हुआ। यहाँ पर स्वराज उत्तर प्रदेश के जो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उस समय, वहाँ से जुड़े कुछ एडिटर्स को, स्वराज पेपर के एडिटर्स को यहाँ भेजा गया। उसके बाद अलीपुर कंस्पिरेसी केस, मानिक तल्ला बम कांड भी कहते हैं, और उनके बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंडमान भेजा गया। उसके बाद और बंगाल से जुड़े बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा गया। ब्लॉक 7 में हम इस समय आ चुके हैं। ब्लॉक 7 का मतलब ये हुआ कि ये वो ब्लॉक है जो सबसे पहले
सेलुलर जेल का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले इस ब्लॉक को बनाया गया। और इस ब्लॉक में जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसमें ये पहली जो है हमको एक कमरा दिखाई पड़ता है। और यहाँ के जो लोग बताते हैं वो ये कि सिर्फ इसी ब्लॉक में ये गार्ड रूम है जिनकी नियुक्ति होती थी रात में पहरेदारी के लिए। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक में टोटल 7 ब्लॉक्स हैं जिसमें इसी ब्लॉक में ये गार्ड का रूम बनाया गया है। माना ये जाता है, कहा यह जाता है कि और जो 6 ब्लॉक हैं उन 6 ब्लॉक्स में गार्ड के रूम नहीं बनाए गए हैं। और उसके पीछे उनका सीधा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम सभी में बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगी, उनके जो और जो कैदियों के लिए रूम है वो कम पड़ जाएंगे और इतने में वो और रूम बना लेंगे। तो इसीलिए एक में ही बनाया गया। आप सोचिए कि जो ये आप इतना मटेरियल इसमें लगा हुआ है इसमें वो 3 का और निर्माण करते, तो अगर वो और 6 बनाते तो सोचिए कि उसमें 6 को इंटू 3 कर दो तो वो और ज़्यादा उनके लिए एक कॉस्टिंग के वाइज से भी, फिर स्पेस के लिए भी, फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को एकोमोडेट करने के लिहाज से भी उन्होंने किसी और ब्लॉक में गार्ड रूम का निर्माण नहीं किया, सिर्फ यहीं पर एक इस गार्ड रूम को बनाया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एंट्री जब करते हैं तो उसके बाद में ये यहाँ पर अब इस गेट की चौड़ाई देखिए आप और उस गेट की चौड़ाई देखिए, तो ये अपने आप में समझ में आता है कि आखिरकार कॉस्ट इफेक्टिव रूम्स की संख्या बढ़ाने के लिए कैदियों के लिए और एक सेंट्रलाइज व्यवस्था सिक्योरिटी के हिसाब से अगर कहें तो उसके लिहाज से इस सेलुलर जेल का निर्माण किया गया था। ये एजम्पशन भी है, सोचा भी जा सकता है कि कितने दिमाग से इन लोगों ने निर्माण कार्य करवाया और किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कैदी एकोमोडेट हो उनके लिए स्पेस को ज़्यादा किया। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं। ये किसी मंदिर से या देवस्थान से कम पूजनीय हो ही नहीं सकता अगर आप अपने वाकई भारत से प्रेम करते हैं, भारत माँ से प्रेम करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो कक्ष है जिसमें सचिन नाथ सान्याल को रखा गया। आप जानते हैं सान्याल साहब को कई सालों तक इस कोठरी में बंद रखा गया, उनको बनारस केस में लेकर आया गया, उनको काकोरी कांड केस में लेकर आया गया। और ये वो जगह है वाकई, ये यहाँ पर उनकी आप एक तस्वीर देख सकते हैं, उनकी ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और इस कक्ष को इसलिए हम बहुत ही देव स्थान कह सकते हैं क्योंकि ये लोग बिरले ही लोग थे। इन लोगों ने सब कुछ सहा लेकिन देश प्रेम को कभी नहीं त्यागा। इस सामने सचिन नाथ सान्याल की एक फोटो आप लगी हुई है। और ये जरूर हम आपको बता दें कि 1942 में उनका निधन होता है और उस समय वो 49 साल के थे। माना यह जाता है कि जो सश्रम कारावास या जो यातनाएं इतनी दी जाती थी इसके चलते शरीर एकदम जर्जर हो जाता है। और जब शरीर जर्जर होता है शायद उसी की वजह रही कि उनका 49 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। कई बार अलग अलग केसों में लाया गया जैसे हमने आपको बताया। अब हम आपको दिखाते हैं उस जगह को जिस जगह के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और वो जगह समझ रहे हैं ना, विनायक दामोदर सावरकर की वो कोठरी जिसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ब्लॉक 7 में ही उनकी कोठरी भी है और ये हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। जिस कोठरी में आप आज की तारीख में भी आधा घंटा खड़े नहीं रह सकते, उसमें वीर सावरकर को सालों साल उस कोठरी के अंदर में यातनाएं दी। और फांसी का ठीक उनकी कोठरी के सामने में जो चीखते हुए लोग भारत माता की जय बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी का फंदा चूमते थे। तो जिस चीज की आपको प्रतीक्षा थी या जो आपको दिखाना मैं चाह रहा था वो मैं अब दिखाने के लिए चलता हूं। विनायक दामोदर सावरकर की वो कोठरी जहां पर उन्होंने 10 साल काटे हैं और ब्लॉक 7 का 2nd फ्लोर यानी कि दूसरा तल, और उसमें फांसी घर के करीब उनकी कोठरी रखी गई थी जहां पर वो रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसी जेल में ही उनके बड़े भाई भी बंद थे। शुरुआत के 2 सालों तक उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनके भाई भी इसी जेल में बंद हैं। तो चलिए चलते हैं हम उस तरफ और दिखाते हैं आपको 2nd फ्लोर पर उनका वो जगह जहां पर उनको कैद करके रखा गया था। दरअसल जब हम विनायक दामोदर सावरकर की बात करते तो राष्ट्रवाद का वो अप्रतिम चेहरा हमारे सामने आ जाता है। उसकी वजह यह है कि उनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली और उसकी अवधि अगर हम जोड़ें तो लगभग 50 साल से ज्यादा वो अवधि रही, जिसमें उन्होंने 10 साल इसी सेलुलर जेल में काटे हैं। और नासिक जो षड्यंत्र था उसमें उनका नाम लिया गया। इसके अलावा उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई 121, 120
ए और 109 302 इन धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको यहाँ पर रखा गया। ये पहले फ्लोर पर हम आ गए हैं, हम चलते हैं दूसरे फ्लोर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं उनकी वो कोठरी बनी रही। आप हमारे साथ। 1911 में यहाँ वीर विनायक दामोदर सावरकर को बुलाया गया और उनको भरपूर कोशिश की इन्होंने अंग्रेज़ों ने कि उनको ऐसी कोठरी में रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, जहाँ पर उनके लिए एक ग्रिल डोर हुआ करता था और उसके सामने ठीक एक नीचे की तरफ वहाँ पे एक फांसी घर था, ताकि उन पर शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही तौर से उन पर अत्याचार हुए, उनको तोड़ने की कोशिश करें। अब हम इस समय आ चुके हैं उस कोठरी में जहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को 10 साल रखा गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर ये प्लेट भी लगी हुई है। विनायक दामोदर सावरकर बॉर्न 28 मई 1883, डाइड 26 फरवरी 1966। ये उनकी स्मृति में यहाँ पर प्लेट लगाई गई है। इस कोठरी में उनको 10 साल तक रखा गया और हम आपको ये बता दें कि ये कोठरी बिल्कुल फांसी घर के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नज़दीक है। इस कोठरी में वो 10 साल तक रहे और यहाँ पर उनकी देखिए स्मृति में यहाँ पर चित्र भी लगा हुआ है। ये चित्र आप देखिए और इस जगह पर उनको रखा गया। वीर विनायक दामोदर सावरकर को 2 सज़ा हुई थी, 2 बार की सज़ा हुई थी, 2 मतलब 25-25 सालों की 2 सज़ा, आजीवन कारावास। और बताते हैं कि जब वो उनको अंडमान नासिक कंस्पिरेसी केस में और उनको जब अंडमान लाया गया, उनके भाई और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और दाजी नारायण जोशी जी, उनको पहले यहाँ 2-3 कुछ महीने पहले यहाँ लाया गया था और महाराजा जहाज़ में वीर विनायक दामोदर सावरकर को यहाँ लाया गया और वो यहाँ पहुँचे थे 30 जून 1911 को और यहाँ से वो 2 मई 1921 को वापस लौटे। वो भी यहाँ उनको पूरी तरह आज़ादी नहीं दी गई थी, उनको उनके जेल में भेज दिया गया था ना। जो महाराष्ट्र में जो जेलें हैं, जो जेल है उनमें से एक जेल में उनको भेज दिया गया था यहाँ से। और उनके जैसे बताते हैं कि जैसे वो आए तो यहाँ का बड़ा क्रूअल जेलर हुआ करता था और उसका नाम था डेविड बैरी, एक आयरिश मैन था। तो डेविड बैरी ने मुझसे पूछा था जब कि अच्छा तुम ही हो वो बम गोले वाला सावरकर जिसको 50 सालों की सज़ा हुई है। और तो सावरकर ने हाथ से उनसे पूछा भी था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आने वाले 50 सालों तक भारत में राज कर पाओगे। तो इतने विजनरी थे वो। तो उन्होंने ये मतलब उनके जो गले का बिल्ला होता था उसमें लिखा हुआ था 1910 से 1960 तक। ये कुछ बानगी हैं जिनको कहना, बताना और समझाना उस पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको जेनजी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कि सभी सुख सुविधाओं में वो पैदा हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, दरअसल उन्हें मालूम ही नहीं, उस इतिहास के बारे में पता ही नहीं कि कितने कठोर श्रम, कितने कठोर यातनाओं को सहने के बाद इस देश को आज़ादी नसीब हुई है। क्यों आज का जेन जी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समझ रहा है, आज का जेन जी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में भोग और विलास समझ रहा है, वो सुख सुविधाओं में पैदा हुआ है, पला बड़ा हुआ है। तो फिर शायद उसको इस इतिहास से रूबरू कराना हमारी ज़रूरी एक जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से जिस कार्य को हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ इतने अत्याचार किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर में कि आप सोच नहीं सकते ये आज़ादी कैसे मिली, क्यों मिली। अगर इसका जीवांत रूप देखना है तो एक बार में पूरे आपका चैनल तो पूरे भारत, पूरा विश्व में चलेगा। मैं हर जो देशभक्त नागरिक है, जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सही मायने में प्यार करता है, मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएँ और सेलुलर जेल के दर्शन करके जाएं। वाकई एक एक ईंट में वो एहसास है, अगर आप इसको सुनना चाहें, अगर आप इसको महसूस करना चाहें। यहाँ के जर्रे जर्रे में, कण कण में, यहाँ के स्पंदन में, यहाँ की श्वास में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में, जब हम आज़ाद भारत के या भारत के स्वाधीनता संग्राम का जिक्र करते हैं
तो यहाँ का एक अलग ही अध्याय हमारे समक्ष उत्पन्न होता है या खुलता है, या वो अध्याय जब खुलता है तो हमें याद आता है कि आखिरकार कैसे कैसे यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। कैसे, चाहे बटुकेश्वर नाथ दत्त रहे हों, सचिन नाथ सान्याल हों, या फिर अपने वीर सावरकर साहब हों, और न जाने अनगिनत अनसंग हीरोज भी हम उनको भी शामिल करते हैं, हो सकता है जिनका नाम हमारे जहन में ना हो, लेकिन उनकी भी कुर्बानियाँ यहाँ पर हमेशा याद की जाती हैं। लेकिन आपको महसूस करने की ज़रूरत है, जब आप इसको उस भाव से देखेंगे तो ये आपको देवस्थान नजर आएगा। जब आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको उनकी कुर्बानियां याद आएंगी। जब आप ये सोचेंगे कि आज आप किस हक से कितनी आसानी से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो अपने कर्तव्यों का भी आपको स्मरण आएगा कि ये देश हमसे क्या मांगता है, हमारा संविधान हमसे कर्तव्य के रूप में क्या मांगता है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये सोचिए आप कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ जब अब आप जुड़ेंगे, इस देश के नागरिक बनेंगे, तो आपको ये पूरा का पूरा देश एक धाम के रूप में, एक जीती जागती एक चेतना के रूप में नजर आएगा, और आप समझ पाएंगे कि वाकई आप कहां पर गलत हैं, आपको क्या कुछ और करना चाहिए इस देश के बारे में। ये सब आपको समझ में आएगा। ये बातें कहने का मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि अब जब आप सेलुलर जेल के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, अब जबकि आप तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सर्वस्व जो उन्होंने अर्पित कर दिया देश के लिए, वो सब समझ रहे हैं, तब आप भी समझें कि आज भारत तो आजाद है, लेकिन अब इस देश में, इस देश की रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए। हम देश के लिए मर तो नहीं सके, लेकिन हम देश के लिए जिए किस तरीके से, ये हमें समझना चाहिए। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी कैमरा टीम यानी कि कैमरामैन ललित के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। चलो मिलके हम सब दुआ ये करें, चलो मिलके हम सब दुआ ये करें कि मेरे अंडमान को, मेरे निकोबार को किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे।